यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद या श्योर शॉट डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बातें जो हो रही हैं, जो मुद्दा है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का, उसको लेकर बातें और ज्यादा होनी शुरू हो चुकी हैं। अब हमें यह देखना है कि ट्रंप के जीतने से इस मिडिल ईस्ट में चल रही कॉन्फ्लिक्ट पे क्या असर देखने को मिलेगा। क्या इजराइल को फेवर करते हुए दिखेंगी ट्रंप की पॉलिसीज या पैलेस्टीन के सपोर्ट में जाते हुए दिखेंगी ट्रंप की पॉलिसीज, उनको आज इस वीडियो के अंदर हम एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमें पता है कि जिस टाइम पे ट्रंप की इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का एक फाइनल इलाज, एक फाइनल सॉल्यूशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सवाल यह है कि एक मात्र एक स्टेटमेंट था, किस तरीके से इसको किया जाएगा, किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाएगा, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं बोला है। अब हमें यह देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जब विक्ट्री हो चुकी है, अभी लास्ट स्टेज ऑफ इलेक्शन बचा है, लेकिन पॉपुलर वोट में यह श्योर शॉट हो चुका है कि हायर परसेंटेज ऑफ सीट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रही हैं। तो इजराइल में क्या मूड है, इजराइल में क्या माहौल है इस विक्ट्री के साथ, उसके बारे में हमें डिस्कस करने की जरूरत है। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम है, उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप है और उनका कहना है कि ट्रंप का जीतना ग्रेटेस्ट कमबैक है हिस्ट्री का। मतलब एक पॉजिटिव मूड देखने को मिल रहा है आपको इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का। साथ ही साथ यह भी देखने को मिल रहा है कि लगभग 67% ऑफ इजरायलीज, 67% इजराइल की जनता ट्रंप के आने से खुश है। ट्रंप के आने को वो पॉजिटिव तरीके से देखते हैं कि अब जो इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर चल रही है या इजराइल ईरान वॉर चल रही है, उसमें ट्रंप ज्यादा एसर्टिवली इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा और इजराइल के इंटरेस्ट को बेटर तरीके से इजराइल अचीव भी कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ यूएस। अब हमें यह देखना है कि इससे पहले कि हम आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप्स लेगी, उसको समझने के लिए हम यह देखते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म था, दैट इज फ्रॉम 2016 टू 2020, तब उन्होंने ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रंप किस तरफ ज्यादा टिल्ट होते हुए दिखेंगे, किसके सपोर्ट में ज्यादा आते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, जो सबसे पहली चीज उन्होंने की थी ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट टर्म, उन्होंने बोला था, उन्होंने जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया था। कब किया था? 2017 में ट्रंप ने जेरूसलम, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है, उसको इजराइल की कैपिटल की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है। यहां तक कि यूएस की एम्बेसी को भी कहां शिफ्ट कर दिया है? जेरूसलम में ही शिफ्ट कर दिया है। दैट वाज अ प्रो इजराइल स्टैंड। उन्होंने उस टाइम पे इजराइल को सपोर्ट दिया। इजराइल वाज कंप्लीटली इन सपोर्ट ऑफ दिस कैपिटल शिफ्ट टुवर्ड्स जेरूसलम, जो उसका जेरूसलम रीजन पे क्लेम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है जब एक मेजर इकोनॉमी, एक मेजर पावर जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल की तरह देखना शुरू कर देती है। जनरली तेल अवीव को इजराइल की कैपिटल माना जाता है और 2017 से पहले यूएस की एम्बेसी भी तेल अवीव में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो शिफ्ट करके 2017 में उसे जेरूसलम भेज दिया गया था या सेट कर दिया गया था। दूसरा एस्पेक्ट, ट्रंप ने गोलन हाइट्स को रिकॉग्नाइज किया। गोलन हाइट्स क्या है? नदर्न इजराइल वाला रीजन जो सीरिया से मुझे लगता हुआ दिखता है। 1967 में इजराइल ने उस गोलन हाइट्स वाले रीजन को कैप्चर कर लिया था और 1981 में फाइनली उसे एनेक्स कर लिया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने गोलन हाइट्स को इजराइल का एक इंटीग्रल पार्ट बता दिया। इसका मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बिटवीन सीरिया एंड इजराइल रिलेटेड टू दी सोवरेनिटी ऑफ गोलन हाइट्स रीजन, उसमें भी ट्रंप किसको सपोर्ट करते हुए दिखते हैं? इजराइल को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। एक चीज हो चुकी है जेरूसलम का रिकॉग्निशन, दूसरा हो चुका है गोलन हाइट्स का रिकॉग्निशन, तीसरा अब्राहम अकॉर्ड्स। 2020 के अंदर, 2020 के अंदर आपको मल्टीपल कंट्रीज के साथ अकॉर्ड साइन करता हुआ दिखता है इजराइल। इजराइल और अरब कंट्रीज के साथ जो रिलेशन का नॉर्मलाइजेशन है, किस तरीके से इजराइल के रिलेशंस बाकी अरब कंट्री के साथ नॉर्मल किए जा सकें, उसके लिए पिक्चर में आया था अब्राहम अकॉर्ड। एक मेजर रोल प्ले कर रहा था उसमें यूएस। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इन अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन किए गए इजराइल और काफी सारे अरब नेशंस के बीच में। ये कौन कौन से अरब नेशंस हैं? इसमें यूएई इन्वॉल्व है, बहराइन इन्वॉल्व है, अफ्रीका का सूडान इन्वॉल्व है, अफ्रीका का मोरक्को इन्वॉल्व है। बेसिकली ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, दिस वाज नॉट कन्फाइंड टू अरब रीजन, ये मैना कंट्रीज को इंक्लूड कर रहा था। और मैना कंट्रीज हम बोलते हैं मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज को, राइट? तो अब्राहम अकॉर्ड के बाद भी आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि इजराइल जो है अरब वर्ल्ड के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस की बात कर रहा है।
थ्रू दिस अब्राहम अकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएस। लेकिन इसमें इशू क्या था? इसमें पूरी तरीके से पैलेस्टीनियन इशू को बाईपास कर दिया गया था। पैलेस्टीनियन मुद्दे का जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया था। यह बाकी एस्पेक्ट्स पे इजराइल और बाकी अरब नेशंस के रिलेशंस को नॉर्मल करने की बात कर रहा है। मतलब ये जो तीनों एस्पेक्ट्स अभी तक आपने देखे हैं, इसमें शॉर्ट तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इजराइल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड और टिल्टेड दिखती है। इसके अलावा सऊदी, आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान, हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया अमेरिका का एलाई रहा है, इजराइल भी अमेरिका का एलाई है। तो दोनों एलाइज के बीच में रिलेशन को बेटर करने के लिए भी जोर दिया था ट्रंप ने। उन्होंने सऊदी के साथ रिलेशन के नॉर्मलाइजेशन की बात करी। अब सऊदी एक मेजर पावर है अरब वर्ल्ड के अंदर। अगर सऊदी और इजराइल के रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन मुद्दे को दबा दिया जाएगा। बाकी अरब वर्ल्ड भी किसके साथ खड़ा हुआ दिखेगा? इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से आपको मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज होती हुई दिख सकती है, रिफॉर्म होती हुई दिख सकती है। लेकिन यह रिफॉर्म इजराइल के फेवर में आता हुआ दिखेगा, पैलेस्टीन के फेवर में आता हुआ नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, एक डील ऑफ द सेंचुरी की बात चल रही थी, पर इस डील ऑफ द सेंचुरी में सबसे बड़ी बात यह थी कि पैलेस्टीन का मुद्दा ही नहीं रखा जा रहा, पैलेस्टीन के इंटरेस्ट के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा। ट्रंप ने बोला था एक ऐसा प्लान बनाया इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, जिसमें यह बोला गया कि इजराइल जो वेस्ट बैंक के सेटलमेंट्स हैं उन्हें एनेक्स कर सकता है। इजराइल के एनेक्सेशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन सोवरेनिटी, एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन वॉइस। दूसरी चीज, इसमें ऑटोनॉमी जो पैलेस्टीनियंस को प्रोवाइड की जाएगी इस एनेक्सेशन के बाद वो लिमिटेड होगी। मतलब पैलेस्टीनियन कॉज, जो पैलेस्टीनियन आवाज है, जो पैलेस्टीनियन सोवरेनिटी है, उसके सपोर्ट में ये डील ऑफ द सेंचुरी जाती हुई नहीं दिख रही थी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पुराने एडमिनिस्ट्रेशन के अगर 5 बड़े फैसले देखे जाएं, सबसे पहला रिकॉग्निशन ऑफ जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल, दूसरा गोलन हाइट्स को इजराइल का हिस्सा मानना, तीसरा अब्राहम अकॉर्ड, चौथा सऊदी के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज करना, और पांचवा जो डील ऑफ द सेंचुरी में आप इजराइल के एनेक्सेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखते हो और वो 2 नेशन सॉल्यूशन या 2 स्टेट सॉल्यूशन के अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है ये एस्पेक्ट। अब जो आज की डेट में मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बनी हुई है और जो टेंशन राइज हो रहा है, जो मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट एक ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का कारण बनी हुई है, उसमें यूएस का इंटरवेंशन कितना ज्यादा जरूरी है और क्यों जरूरी है, और किस तरीके से वो इंटरवेंशन इस कॉन्फ्लिक्ट को मोल्ड कर सकता है, किस डायरेक्शन में लेके जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूएस का एक मेजर रोल है मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट में। देखो, इजराइल बनाया ही यूएस द्वारा गया है। जब भी इजराइल की लड़ाई हुई है, चाहे कितने भी नेशंस आ जाएं, पीछे आपको अंकल सैम यूएस खड़ा हुआ दिखता है। और इजराइल इसलिए आज तक एक भी वॉर नहीं हारा है। उसमें उसकी खुद की भी कैपेबिलिटी है, साथ के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट भी है। तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पैलेस्टीन का सपोर्ट करना शुरू कर देगा यूएस, तो वो खुद में ही एक एग्जेजरेटेड एक्सपेक्टेशन है। सपोर्ट तो इजराइल का ही होगा, पर क्या वो पैलेस्टीनियन कॉज के बारे में सोचेंगे भी? इस बात का मुद्दा हमें तय करना है। यह हमें देखना है क्या ट्रंप पैलेस्टीनियन कॉज को बिल्कुल भी तवज्जो प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं या फिर नहीं। यूएस का जो रोल है मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट में, सबसे बड़ा यह रहना चाहिए कि उसे जो ऑनगोइंग टेंशंस हैं उन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। चाहे वो इजराइल के एक्शन गाजा में हो, चाहे वो इजराइल के एक्शन लेबनान में हो, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहा है, जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट आज की डेट में राइज होती हुई दिखती है। तो बीइंग एन ग्लोबल हेजेमनी, जब आप अपने आप को एक ग्लोबल पावर कहते हो, ग्लोबल हेजेमनी कहते हो, तो दुनिया में पीस मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाथ में आ जाती है। तो यूएस को एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, और कोशिश करनी पड़ेगी कि उसमें वो बायस ना हो, तभी इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन भी निकाला जा सकता है। अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एस्केलेट होती हुई दिख सकती है। दूसरी चीज, ट्रंप ने वादा तो किया अपने कैंपेनिंग के टाइम पे कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देंगे, लेकिन इसके लिए कोई डिटेल्ड प्लान उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। मतलब काफी ज्यादा इजराइल को लेके जो ट्रंप की पॉलिसी है उनके इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे जो दिखी, वो काफी ज्यादा एम्बिगुअस थी, उससे किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाना इम्पॉसिबल था। जो ट्रंप और नेतन्याहू का रिलेशन है वो काफी ज्यादा क्लोज है। नेतन्याहू ज्यादा खुश ट्रंप के जीतने पे इस वजह से हैं क्योंकि इजराइल के इंटरेस्ट और जिस तरीके से ट्रंप यूएस के इंटरेस्ट को देखते हैं वो अलाइन करते हैं, वो सिनर्जाइज करते हैं। इसलिए नेतन्याहू को पता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद यूएस का सपोर्ट टुवर्ड्स इजराइल वो आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा।
ट्रंप की पोजीशन जो है इजराइल के अंदर वो नॉन इंटरफेरेंस की देखी जाती है, मतलब कि अगर इजराइल कोई मिलिट्री एक्शन ले भी रहा है तो जनरली यूएस उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। यूएस किसी भी तरीके से इजराइल के ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे सवाल खड़े नहीं करेगा, चाहे वो पैलेस्टीनियन इशू की बात हो, चाहे वो किसी और इशू की बात हो, और स्पेशली अगर पैलेस्टीनियन इशू की बात हो तो इजराइल को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, जो नेतन्याहू के लिए बेनिफिशियल दिखता है, जो नेतन्याहू के इंटरेस्ट में फंक्शन करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कंसेंसस। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर रही थी लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में 2016 से 2020 के बीच में, तब जनरली हमें देखने को मिला था यूएस ने जो इंटरनेशनल स्टैंड है ना इजराइल के सेटलमेंट्स का, जो वेस्ट बैंक में इजराइल के सेटलमेंट हैं या जो गोलन हाइट्स में इजराइल के सेटलमेंट्स हैं, उसमें जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव था, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे आप पहुंचे थे, उससे यूएस ने एग्री नहीं किया। उसने वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स को एक्सपेंशन की बात करी, उसने गोलन हाइट्स को इजराइल का पार्ट बता दिया। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि इजरायली टेरिटरी के एक्सपेंशन को सपोर्ट करती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे हमें पता चलता है कि जो ग्लोबल नॉर्म्स है ना, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, इजराइल की भी बात करते हैं, पैलेस्टीन की भी बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनको आप वीक पड़ते हुआ दिखते हो, और जो इजराइल का एनेक्सेशन एजेंडा है उसको आप ज्यादा प्रमोट होता हुआ देखते हो। और हो सकता है आने वाले समय में इजराइल ने जितना भी एरिया एनेक्स किया है वो इजराइल का ही बन जाए, और काफी हद तक यही उम्मीद भी थी कि जितनी भी वॉर्स हुई हैं उसमें इजराइल का एरिया कभी भी कम नहीं हुआ है, वो बढ़ता हुआ ही दिखा है। और इस वॉर के बाद भी ऐसा ही लग रहा है कि इजराइल का जो टेरिटोरियल मैप था वो और ज्यादा एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। गाजा वाला रीजन, वेस्ट बैंक वाला रीजन, गोलन हाइट्स को अभी भी क्लेम करता है, वो और ज्यादा अपनी अथॉरिटी क्लेम कर पाएगा इन रीजन के ऊपर। जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं ऑलरेडी, जो वेस्ट बैंक के अंदर, गाजा के अंदर जो आपको इजरायली सेटलमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने फर्दर एनेक्सेशन, जो इजराइल का कंटिन्यूअस एनेक्सेशन देखने को मिल रहा है इन दीज रीजन, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उन्हें और ज्यादा पुश करते हुए दिखती है, उन्हें रिकॉग्नाइज करती हुई दिखती है, वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की बात करती है और बोलती है कि इजरायली गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली एक्सपेंड अगर वो कर रही है अपने सेटलमेंट्स को तो यूएस उसमें बीच में नहीं पड़ेगा। आसान भाषा में इजरायली एक्सपेंशन को फ्री हैंड मिल सकता है अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से इजराइल में तो खुशी मिलेगी, लेकिन ग्लोबल इंस्टेबिलिटी आपको और बढ़ती हुई दिख सकती है। जो काउंटर प्लेयर्स हैं लाइक रशिया एंड चाइना, उसको काउंटर करने के लिए भी इन्वॉल्व होते हुए दिख सकते हैं। एस्केलेशन का रिस्क बढ़ जाता है जब कंटिन्यूअसली आप एक तरफा इजराइल को सपोर्ट करते रहोगे, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी भी तरीके से गिरती हुई ना दिखे, एस्केलेट होती हुई ना दिखे, बल्कि एस्केलेट होती हुई आपको देखने को मिल रही है, जिससे पैलेस्टीनियन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजोल्यूशन है वो और ज्यादा दूर नजर आता है, स्पेशली अगर पैलेस्टीनियन कॉज के हिसाब से बातचीत की जाए। अब हम इजरायली सेटलर्स हैं, जो इजरायली लोग हैं, जो वेस्ट बैंक के अंदर रहते हैं, जो गाजा के अंदर सेटल डाउन कर चुके हैं, उनका मूड काफी ज्यादा खुशी में है, वो यूफोरिक मूड में है। उनका कारण क्या है? उनका रीजन यह है कि जितनी भी इजरायली सेटलर कम्युनिटी है, उनका मानना है कि ट्रंप का रीइलेक्शन उनके फायदे में काफी ज्यादा काम करेगा। वो मानते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है इजराइल के लिए कि वो अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके, कहां? वेस्ट बैंक और गाजा के अंदर। दूसरी चीज, पोस्ट इनॉग्रेशन प्लान्स, जितने भी सेटलर मूवमेंट के लीडर्स हैं उन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था इवन ड्यूरिंग द इलेक्शंस, क्योंकि वो चाहते थे कि वापस पावर में कौन आना चाहिए? ट्रंप ही आना चाहिए, जिससे इजराइल की सोवरेनिटी को और भी बाकी एरियाज में अप्लाई किया जा सके। एरियाज लाइक जुडा एंड समारिया, जो वेस्ट बैंक के अंदर आपको रीजन्स देखने को मिल जा रहे हैं, और नदन गाजा स्ट्रिप में अपने नए सेटलमेंट्स बनाए जा सकें, उसे और एनेक्स किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड ऑफ 2 स्टेट सॉल्यूशन। ट्रंप का जो प्लान है वो किसी भी तरीके से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड 2 स्टेट सॉल्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। वो प्योरली किसके पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है, किसके फेवर में देखने को मिलता है? इजराइल के फेवर में देखने को मिलता है। ये जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का प्लान प्रपोज किया गया है ट्रंप द्वारा इन हिज फर्स्ट टर्म, वो शायद आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। वेस्ट बैंक के अंदर एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, गाजा के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से 2 स्टेट सॉल्यूशन आपको पिक्चर में आता हुआ उसकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए 4 लाइन के अंदर, इजराइल काफी ज्यादा खुश है ट्रंप के आने से। इजराइल के एक्सपेंशन को रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाएगी। इजराइल के ऊपर जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं इवन बाय द यूएस एंड द लिबरल गवर्नमेंट ऑफ यूएस, वो अब खत्म हो जाएंगे। जनरली इजराइल को सपोर्ट करती हुई दिखेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और इजराइल को इस चीज का काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। बीट जो ग्लोबल सपोर्ट उसको देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड विल नेवर बी सपोर्टिंग इजराइल फॉर देयर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लेकिन अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखूं तो इजराइल के लिए बहुत अच्छी खबर है ट्रंप का जीतना।
साथ के साथ अगर हम देखें जो गाजा को लेकर कंसर्न है, जो मिलिट्री ऑफेंसिव अभी नदन गाजा में चल रहा है, उससे पता चलता है कि अगर ट्रंप की ऐसी पॉलिसीज आ जाएं तो जो गाजा से लोग मूव करे हैं, जो गाजा के अंदर पैलेस्टीनियंस रहते थे, इस वॉर के चलते उन्हें मूव करना पड़ा है, वो माइग्रेट कर चुके हैं, उनको शायद कभी अपने घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। शायद वो आखिरी बार था जब वो अपने घर में बैठे थे। और वी एज इंडियंस, वी एज साउथ एशियंस इस दर्द को शायद बेटर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां भी जब पार्टीशन हुआ था तो लोगों को अपना घर छोड़ छोड़कर वापस आना पड़ा और दोबारा वो घर अपना आप कभी देख नहीं पाए। कश्मीरी पंडित्स का जब एक्सोडस देखने को मिलता है, कश्मीरी हिंदूज का जब एक्सोडस देखने को मिला था, वो अपने घर में दोबारा कभी वहां जाकर रह नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं जो गाजा में जो पैलेस्टीनियंस रह रहे थे, शायद वो अपने घर कभी वापस ना लौट पाए। और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है इस रीजन के अंदर, वो आपको और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखे। जो पैलेस्टीनियन डिस्प्लेसमेंट है, वो भी शायद अपना जो पीस की उनके पास एक होप है कि शायद वो कभी अपने घर वापस जाएंगे, वो भी आपको अब खत्म होती हुई दिखेगी। ये जो शादी असफ है इनका नाम, इन्हें बेसिकली बॉम्बिंग में इनकी डेथ हुई थी, तो वो डेथ इन द सेंस ये इंजर हो गए थे। उसके बाद से ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरवेंशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग यूएस, जिससे पैलेस्टीनियंस अपने घर वापस जा सकें। उसका स्कोप अब कम नजर आ रहा है। इतने सारे सपोर्ट के बाद देखो, जो कंक्लूजन है वो ये है कि वॉर किसी को इंटरेस्ट नहीं करती। वॉर ना यूएस के इंटरेस्ट में है, ना इजराइल के इंटरेस्ट में है, ना पैलेस्टीन के इंटरेस्ट में है, ना इंडिया के इंटरेस्ट में है। आपको वॉर शुड बी द लास्ट एस्पेक्ट। जब आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन के नाम पे ह्यूमंस को मारना शुरू कर देते हो, ह्यूमैनिटी को छल्ली छल्ली कर देते हो, ह्यूमन लाइफ की कोई रेस्पेक्ट नहीं करते, तो आप एक बहुत गलत मैसेज दे रहे हो, दूसरे को भी गलत मैसेज दे रहे हो। जो आज आप कर रहे हो कल वो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए प्लीज तो यही होनी चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चाहे जैसी भी चल रही हो, पोटेंशियल डील्स चाहे जो भी चल रही हो, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि इजराइल और पैलेस्टीन, इजराइल और हमस, इजराइल और ईरान के बीच में ये जो वॉर चल रही है, इजराइल हेजबुल्ला, इजराइल हाउदीज, इनको जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, जिससे रीजन को स्टेबलाइज किया जा सके और दुनिया वापस एक नॉर्मल टोन की तरफ, नॉर्मल रास्ते की तरफ मूव कर पाए। राइट, आप आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा जितना मैंने ट्रंप का इंपैक्ट बताया ऑन द विन ऑफ ट्रंप फॉर इजराइल। उसको सबको ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एग्जामिन द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स री-इलेक्शन ऑन इजरायली पैलेस्टीन रिलेशंस, particularly in the context of Israeli settler expansion and US policy on the Israeli-Palestinian conflict. What are the implications for the broader Middle East peace process? आई गेस आप इसका आंसर कर पाओगे, बहुत आसानी से कर पाओगे। जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन, अगर आपको नहीं समझ में आया, you'll get to know about it again. Thank you so much guys. Subscribe to our YouTube channel for such informative videos. Thank you so much and have a good day.